हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज अपने जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी वर्किंग कैसे है, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका बात करें इसके प्रिंसिपल तो किस प्रकार है ये आज सारे इसके बारे में अपने चर्चा और कुछ बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को प्रत्यावर्ती विभव को या तो बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को या तो बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। ये मेनली टू टाइप्स की होती है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक होता है अपने पास स्टेप डाउन और एक होता है अपने पास स्टेप अप। एक होता है अपने पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं अपचाई। अपचाई ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है जी। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस जो प्रत्यावर्ती धारा को और प्रत्यावर्ती वोल्टेजता को बढ़ा और कम कर सकती है। ये मेनली दो प्रकार का होता है, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अब हम बात करते हैं कि स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को कम करते हैं, जो ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को कम करते हैं और एसी करंट को बढ़ाते हैं, उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसी प्रकार स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टेज को बढ़ाते हैं और एसी करंट को कम करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल की, तो ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल को समझने के लिए अपने एक कोइल को इमेजिन करते हैं, इसके साथ एक स्विच जुड़ा हुआ है और एक बैटरी को मैं इसके साथ जोड़ देता हूं। इस कोइल को मैं P नाम दे देता हूं। जब मैं इस स्विच को ऑन करता हूं, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अपने जानते हैं जब किसी कोइल में से करंट जाता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है, जिसको अपने हिंदी में क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इस कुंडली के पास एक अन्य कॉइल इसके साथ लगाते हैं। आपने देखिए, ये जो कॉइल P थी, इसके साथ में एक अन्य कॉइल, इसको B और इसको Q नाम दे देता हूं, जो एक
गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच है। अब ध्यान रखना, जब मैं स्विच को ऑन नहीं करता, ना इसके अंदर करंट फ्लो होएगा, ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होएगी तो ना इसमें, जब ये स्विच ऑन नहीं है तो ना इसमें करंट फ्लो होएगा, तो ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होएगी, तो जिसके कारण ना इसके अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोमोटिव करंट या फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा। तो अब जैसे ही देखो, तब उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होएगा वो जीरो होएगा। इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज की बात करें तब जीरो है। लेकिन जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं तो जो विद्युत फ्लक्स होती है, चाहे अपने पास फ्लक्स होती है, वो इस कॉइल को भी टच करेगी और फ्लक्स में एकदम परिवर्तन आएगा। जैसे देखो, जीरो से अधिकतम की ओर जाएगी फ्लक्स, जीरो से मैक्सिमम की ओर जाएगी, तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसके अंदर एक फोर्स लगेगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण इसके अंदर एक करंट फ्लो होएगा, जिसको अपने प्रेरित विद्युत धारा भी कहते हैं। इस प्रेरित विद्युत धारा के कारण इस गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन ये तब तक होएगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होएगा। लेकिन अब इसको ऑन करके ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, ज्यादा समय तक रखते हैं तो इसमें लगातार इस पे विक्षेप नहीं आएगा, ना ये अपने पास गैल्वेनोमीटर कोई वैल्यू शो करेगा। ये तभी शो करेगा जब फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। फ्लक्स में परिवर्तन कब आता है, जब मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ। जब स्विच को मैं बंद करता हूँ तब इसकी वैल्यू जीरो मैक्सिमम से कम की हो जाती है, तो उस टाइम इसके अंदर भी गैल्वेनोमीटर द्वारा जीरो से मैक्सिमम के अंदर करंट फ्लो होएगा। तो अपने ध्यान देते हैं कि जब भी मैं डीसी, जब अपने पास एनर्जी सोर्स लगाता हूँ या करंट सोर्स लगाता हूँ, तब अपने पास जो प्रेरित विद्युत धारा है वो अपने को नहीं प्राप्त हो पाती। तो इससे क्या पता लगता है, एक तो कि ट्रांसफार्मर है जो डीसी करंट के लिए वर्क नहीं करता, डीसी करंट के लिए वर्क नहीं करता, ये सिर्फ एसी करंट के लिए वर्क करता है। अब इसकी जगह अगर मैं डीसी करंट सोर्स की जगह एक मैं एसी करंट सोर्स लगा देता हूं, एक टाइम के लिए प्लस और माइनस होता है, इसका ये वाला सिरा प्लस और ये वाला सिरा नेगेटिव होएगा। लेकिन कुछ निश्चित समय अंतराल के पश्चात ये चीज नेगेटिव और ये चीज वाली पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब ये लगातार चेंज होता रहता है। अगर ये लगातार चेंज होता है, इसका तो अल्टरनेटिव करंट लगातार चेंज होता है, तो इस फ्लक्स में भी लगातार परिवर्तन आएगा, इसमें लगातार परिवर्तन आएगा, तो इस गैल्वेनोमीटर में भी जो विक्षेप होएगा अपने पास वो लगातार आता रहेगा। तो या ये कहें कि अपने पास जो प्रेरित विद्युत धारा है वो लगातार अपने पास मिलती रहेगी। ठीक है जी। अब अपने बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। जो अपने पास एक रोड है, सॉफ्ट आयरन की रोड, सॉफ्ट आयरन की कोड है, क्रोड, इसको अपने हिंदी में पटलित क्रोड भी कहते हैं और इंग्लिश में से ल्यूमिनेटेड क्रोड भी कहते हैं, ल्यूमिनेटेड क्रोड, हिंदी में पटलित क्रोड।
पट्टित क्रोड की बात करें तो ये सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। और ये लोहे की जो प्लेटें होती है एक के ऊपर एक रख के काफी सारी एक आवश्यक मोटाई जितनी इसको करके बना लेते हैं इस प्रकार। ऐसा करने से इसका फायदा क्या है? इसके दो तरह के फायदे। एक तो अपने पास आता है जो बबर धाराएं होती है, बबर धाराएं जिसे ईडी करंट भी बोलते हैं अपने पास, वो नहीं बनती इसके अंदर। ऐसा पट्टित क्रोड के कारण ऐसा होता है। दूसरा जो इसके अपने पास बेनिफिट आता है, अब इसके अंदर मैं कोई भी सोर्स लगाता हूँ तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी, लेकिन बहुत सारी प्लेटें होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इस क्रोड से बाहर नहीं जा पाएगा, इसके अंदर अंदर ही रहेगा। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी प्रकार का लॉस इसके अंदर नहीं होता। पहला बात आप इसका पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। अब दूसरा बात करते हैं। जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं अपने पास प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल इसके साथ एक एसी सोर्स जोड़ेंगे। ये प्राइमरी कॉइल होता है, इसको प्राथमिक कुंडली भी बोलते हैं। ये एसी सोर्स है, ये एसी करंट और वोल्टेज के लिए इनपुट ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोड्यूस करवाता है। ये काम प्राइमरी कॉइल का है। सेकंड सेकेंडरी कॉइल या द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली ये भी अपने पास इसी प्रकार यहाँ पे कॉइल बनी होगी और इसके अंदर अपने पास आउटपुट इस ट्रांसफार्मर की ले लेंगे। अब ये किस प्रकार स्टेप अप होएगा, किस प्रकार ये स्टेप डाउन होएगा, ये दो कुंडलियों पे ही डिपेंड करता है। आगे मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार। तो इसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ वर्किंग की। वर्किंग अगर यहाँ पर जो फेरों की संख्या है वो NP मानता हूँ और यहाँ पर जो फेरों की संख्या है उसको NS मानता हूँ। फेरों की संख्या मतलब ये अगर कुंडली है, ये कितनी बार इसके चारों ओर इस क्रोड के रोल हुई है, उनके नंबर ऑफ काउंट। ओके जी। अब देखो इसके साथ मैंने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा रखा है जिसके कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो प्रोड्यूस होएगा, जो फैराडे के नियम के अनुसार एक वोल्टेज प्रोड्यूस होती है अपने पास। ठीक है, वो वोल्टेज क्या होगी? माइनस n d5 अपॉन में dt, d5 अपॉन में dt। अब अपने पास फर्स्ट कॉइल के लिए बात करूं, इसके लिए मैं जो वोल्टेज मानता हूं वो ES और N की जगह जो फेरों की संख्या है वो अपने पास NP फ्लक्स d5 अपॉन में dt। इसी प्रकार
सेकंड के लिए मैं बात करूं, ई, इसको सॉरी यहाँ पे पी आएगा, ई पी, और यहाँ पे ई एस माइनस एन एस डी फाइव अपॉन में डी टी। इसको मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मानता हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मानता हूँ। यहाँ से जो करंट फ्लो होएगा उसके कारण एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जिसकी वैल्यू मेरे पास ये है। उसके द्वारा इसमें भी एक म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा जिसके वैल्यू अपने पास ये है। ये अपने पास वोल्टेज की वैल्यू ही है, एक तरह की ईपी और ई एस। अब बात करेंगे अपने मेनली इसमें फेरों की संख्या किस प्रकार डिपेंड करती है उसके लिए। तो यहाँ से अपने इक्वेशन सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड को डिवाइड करने के बाद अपने पास ईपी अपॉन में ई एस एनपी अपॉन में एन एस मिलता है। ईपी अपॉन में देखिए इस प्रकार, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इससे अपने पास ये बच गया। ठीक है जी, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ 4, इसको इक्वेशन दे दी 4। अब बात करते हैं अपने पास कि ये किस प्रकार डिपेंड करता है। जब फेरों की संख्या NP ज़्यादा है NS से, फेरों की संख्या NP NS से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक अपने पास बल या अपने पास जो वोल्टेज यहाँ से मिलेगी वो सेकंड कॉइल में जो वोल्टेज मिलेगी उससे ये ज़्यादा होएगी, लेकिन ये कम, फेरों की संख्या कम होने के कारण इसमें कम इंड्यूस होएगी वो वोल्टेज। तो यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती धारा अपने पास, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता की वैल्यू मिलती है अपने पास, वो कम मिलेगी। तो कह सकते हैं कि जब NP NS से ज़्यादा है तब अपने पास जो AC वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या मिलती है, कम मिलती है। AC वोल्टेज की वैल्यू की अपने पास कम मिलती है। अगर ये कम मिलती है तो अपने पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है। ठीक है जी। अगर NP की वैल्यू कम है NS से, यानी प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल में की संख्या से कम है, कुछ इस प्रकार से, ये अपने पास NP है यानी फेरों की संख्या NP और ये अपने पास NS है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम उत्पन्न होएगा इसकी तुलना में, और जो वोल्टेज इसमें प्रोड्यूस होएगी वो इसकी तुलना में ये कम होएगी और ये वाली चीज़ ज़्यादा होएगी। तो ये ज़्यादा होएगी तो अपने पास जो वोल्टेज की वैल्यू है, AC वोल्टेज की वैल्यू, अल्टरनेटिव वोल्टेज की वैल्यू जो अपने पास होएगी, या प्रेरित विद्युत धारा की वैल्यू और प्रेरित विद्युत विभव की वैल्यू, वो अपने पास ज़्यादा आएगी। अगर ये ज़्यादा आती है तो अपने पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया सारों को। अब बात करते हैं अपने मेनली वो है पावर की। पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। अब पावर एक जो शक्ति है वो अपने पास ट्रांसफार्मर के 100% एक्यूरेसी के लिए, ये पावर की जो वैल्यू का काउंट करेंगे अपने, किस प्रकार काउंट करते हैं वो अपने देखते हैं अभी। तो अगर मैं फर्स्ट कॉइल के लिए बात करूं तो ये क्या होगी,
V की जगह क्या आएगा, क्योंकि वो वही वोल्टेज है जो अपने पास प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कितनी हो रही है अपने पास EP। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है IP, करंट फ्लो हो रहा है IP और इसको मैं P दे रहा हूँ, 100% एक्यूरेसी है, तो जितनी पावर इसके अंदर प्रोड्यूस होगी उतनी पावर इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, दोनों बराबर होएगी। दोनों जो अपने पास वोल्टेज प्रोड्यूस होगी दोनों क्या होगी, बराबर होएगी, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। ये 100% एक्यूरेसी के लिए है इसकी, तो या एफिशिएंसी की बात करें तो उसकी 100% है। अगर मैं सेकेंडरी के लिए बात करूं वो हो जाएगी अपने पास ES और IS। अब ये दोनों इक्वल है अपने पास, तो EP इक्वल EP IP इक्वल ES IS। यहाँ से EP अपॉन में ES IS अपॉन में IP। इसको मैं इक्वेशन 5 दे देता हूँ। इक्वेशन 4 और 5 से, इक्वेशन 4 और 5 से बात करें तो अपने पास कुछ इस प्रकार की इक्वेशन मिलती है, इसको मैं इक्वेशन 6 भी दे देता हूँ। अब देखिए, यदि अपने फेरों की संख्या NP ज़्यादा कर देते हैं NS से, तो अपने पास जो वोल्टेज है वो कितनी मिलेगी, EP ज़्यादा मिलेगी ES से। देखो, अगर ये वाला ज़्यादा है तो ये वाला भी ज़्यादा है। देखिए कुछ इस प्रकार से है कि अगर अपने को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, EP ज़्यादा चाहिए है ES, तो अपने क्या करेंगे, NP ज़्यादा करेंगे NS से। अगर ऐसा करते हैं तो अपने पास IS ज़्यादा होएगा IP से, IS ज़्यादा होएगा IP से। तो अपने कह सकते हैं कि जब प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज की वैल्यू होएगी वो ज़्यादा होएगी, प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होएगी, तब प्राथमिक कुंडली में करंट की वैल्यू क्या होएगी, कम होएगी। उसी प्रकार जब अगर मैं ES ज़्यादा चाहता हूँ, ES ज़्यादा चाहता हूँ EP से, तो अपने को NS ज़्यादा करना पड़ेगा NP से, तो अपने पास IP ज़्यादा करना पड़ेगा IS से। तो जब ES ज़्यादा होता है तब IP अपने पास ज़्यादा होता है। तो कह सकता हूँ जब द्वितीय कुंडली में जिसकी ES होती है ना वोल्टेज, उस वोल्टेज को ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो प्राथमिक वोल्टेज या मैं कहूँ या जो द्वितीय कुंडली की जो करंट अपने पास वो क्या होएगा, कम होएगा। यह ट्रांसफार्मर का सिद्धांत वर्किंग कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे टॉपिक। उम्मीद करता हूँ सारों को समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए